दोस्तों नमस्कार। पाठ्य श्रृंखला के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की एनसीईआरटी भूगोल का अध्याय 4 वायु। दोस्तों पहले हम जानते हैं वायुमंडल क्या है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक घनी चादर है, इसे वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल हमारे जनजीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी पर सभी जीवों को जीवित रहने के लिए वायुमंडल बहुत ही आवश्यक है। और जो भी जीवधारी हैं, चाहे पादप हों या जंतु जगत हो, सभी वायुमंडल पर अपने जीवन के लिए निर्भर हैं। और वायुमंडल से हमें सांस लेने के लिए वायु मिलती है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से ये हमारी रक्षा भी करता है। वायुमंडल एक प्रकार से जो है हमारे सुरक्षा का चादर है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल भी सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। इसलिए यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक तरफ तो यह हमें हवा या ऑक्सीजन प्रदान करता है और दूसरी तरफ सूर्य से आने वाली किरणों से, गर्मी से हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा ठंडक से भी हमारी रक्षा करता है। आइए जानते हैं वायुमंडल का संघटन क्या है, यानी वायुमंडल में किन किन गैसों की उपलब्धता है या कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। दोस्तों जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। यह कोई एक गैस नहीं है। जैसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन प्राणवायु है, ये हमारे जीवित या जीवन की हवा है, जीवन वायु है, प्राणवायु है और जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन जो वायु है ये वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है और इसमें मुख्य रूप से दो गैसों की प्रधानता पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो बड़ी गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन गैसों के अतिरिक्त धूल के छोटे छोटे कण हवा में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जलवाष्प भी इसमें पाया जाता है। ये जो चित्र है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक गोला है, इसमें नाइट्रोजन जो है ये देखिए व्हाइट कलर का नाइट्रोजन भाग है जो कि इसके संपूर्ण वायु के 78% भाग में है। ऑक्सीजन ये ब्लू कलर में है, हल्के ब्लू में, जो कि 21% है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखिए 0.03% है, आर्गन 0.93% और अन्य सभी गैसें और जलवाष्प धूल के कण ये 0.04% के आसपास हैं। तो क्रम से अगर जो देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन गैस है जो कि अक्रिय गैस है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और फिर अन्य गैसों की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है और जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ मात्रा नाइट्रोजन की भी ले जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी ये प्रश्न पूछ सकता है कथन कारण में, या आपसे ऐसे पूछ सकता है, कई विकल्प दे देगा उसमें से कौन सही है। तो देखिए नाइट्रोजन जो है वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होती है। ये सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। पौधे जो हैं सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। मृदा और कुछ पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में रहने वाले जीवाणु, जैसे जो दलहनी फसलों की जड़ों में रहने वाला जीवाणु है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, तो ये जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्थिरीकरण करते हैं और इसका प्रयोग पौधे अपने पोषक तत्व के रूप में करते हैं। ऑक्सीजन जो है वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य और पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो वायु से मिलती है, 21% मात्रा इसकी वायु में पाई जाती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं ये मनुष्य और पशु जो सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं, उस ऑक्सीजन का उत्पादन हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करते हैं और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। और यदि हम बड़े मात्रा में वृक्षों का कटान करते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा
जो गैस वायु में आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। हरे पौधे अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न हम लोगों ने शुरू में कहा था कि इस अध्याय के अध्ययन से हम क्या जान पाएंगे, तो ये जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभदायक, दोनों गैस है। कैसे? तो यहाँ पे इसका उत्तर है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। हरे पौधे अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो हरे पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही ऑक्सीजन वो वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो इसके कारण अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हो पाएगा। मनुष्य और पशु जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों और पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है ये पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। इसके कारण ये संतुलन बना रहता है। लेकिन जब यह संतुलन कोयला और अन्य हाइड्रोकार्बन तथा खनिज तेल और अन्य ईंधनों के जलाने से जब ये संतुलन डिस्टर्ब होता है या गड़बड़ होता है, तब इसका जो है हानिकारक असर पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। अब आइए देखिए, यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स बना हुआ था दोस्तों। ब्लू बॉक्स में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित होने वाली ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है। यानी जो वायुमंडल में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये पृथ्वी से जो वापस लौटने वाली ऊष्मीय विकिरण है उसको पृथ्वी पर रोककर यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। GHG ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और इसके अभाव में, यानी अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में नहीं होता तो धरती इतनी ठंडी हो जाती कि यहाँ पर रहना असंभव होता। लेकिन अब स्थिति ये है औद्योगिक अवस्था के बाद कि कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान में जो बढ़ोतरी होती है, इसके कारण ये पूरे संपूर्ण विश्व के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसको भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ, यानी जो ध्रुवों पे हमारे बर्फ हैं, ग्लेशियर हैं, ये पिघलते हैं और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। और ग्लोबल वार्मिंग का दीर्घकालिक प्रभाव ये होगा कि इसके कारण जलवायु में अधिक परिवर्तन हो सकता है। कुछ पौधों और पशुओं की प्रजातियां लिप्त हो सकती हैं और कुछ हमारे द्वीप भी समाप्त हो सकते हैं यदि ग्लोबल वार्मिंग में ध्रुवों की बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है। तो अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने देख लिया है वायु में जो गैसें हैं उनके बारे में। अब आइए देखते हैं वायुमंडल की संरचना, यानी हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। जो वायुमंडल की परतें हैं, यानी वायुमंडल किस प्रकार से इसकी संरचना हुई है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। पृथ्वी की सतह से यानी नीचे से आरंभ होकर ऊपर तक इसे क्रम में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। बाह्य वायुमंडल यानी आयन मंडल इसे कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और जो बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर, ये वायुमंडल की हमारे परतें हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर के लगभग है। हम इसी मंडल में, यानी जो क्षोभ मंडल है, इसी में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं और मौसम की सभी गतिविधियां जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के या इसी मंडल में होती हैं। जो भी मौसमी गतिविधियां होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। दूसरा है समताप मंडल। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण परत है दोस्तों हमारे वायुमंडल की। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये परत बादलों और मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं उन सबसे मुक्त होता है। इसके कारण यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज या एरोप्लेन उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल में एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर जो ओजोन गैस है दोस्तों, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण या उच्च ऊर्जा की किरणों से धरती पर जो जनजीवन है, पौधों का जीवन है, मनुष्य
का जीवन है और अन्य जीवधारियों का जीवन है, इनकी पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करने वाली जो गैस होती है, ओजोन गैस, इसी समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। तीसरा जो मंडल है वो मध्य मंडल है। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर वायुमंडल की गैसों में घर्षण के द्वारा जल जाते हैं। अब अगला है बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल। तो दोस्तों, बाह्य वायुमंडल जो होता है ये बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से यहाँ पर बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। जो बाह्य वायुमंडल है इसका एक परत आयन मंडल कहलाता है और यह 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस परत की विशेषता रेडियो संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है और वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत के द्वारा पृथ्वी पर पुनः परावर्तित की जाती हैं। बहिर्मंडल, तो बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और यह वायु की बहुत पतली परत होती है और यहाँ पर कुछ हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं और इसी मंडल में जो हमारे उपग्रह होते हैं वो प्रक्षेपित किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों मौसम और जलवायु। तो मौसम और जलवायु किसे कहते हैं इसके बारे में आपको जानना होगा कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है। तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम जो है बहुत ही नाटकीय रूप से बदलता रहता है और ये प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और घूमने की योजना बना सकते हैं हम लोग। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन घंटे दर घंटे बदलता है। लेकिन जलवायु क्या है? जलवायु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम जो होता है वो उस स्थान की जलवायु को दर्शित करता है। तो मौसम बहुत ही चेंजेबल यानी हमेशा परिवर्तनशील होता है, जबकि जलवायु जो है किसी स्थान के औसत मौसम का गणना करके उसकी जलवायु को निर्धारित किया जाता है। तो क्या आप जान पाएंगे दोस्तों कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों किया जाता है? मौसम का दैनिक पूर्वानुमान इसीलिए किया जाता है कि ये बहुत अधिक परिवर्तनशील है और आगे कैसी स्थिति होगी उसी हिसाब से व्यक्ति अपने प्लान करे। दोस्तों एक देखिए ब्लू बॉक्स में एक फैक्ट है कि आप जानते हैं कि दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा के केवल 2 अरब भाग का एक हिस्सा ही प्राप्त करती है। सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वो पृथ्वी उससे केवल 2 अरबों भाग ही प्राप्त करती है। आइए देखते हैं मौसम और जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है तापमान। तापमान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह किसका तापमान होता है? वह वायुमंडल का ही तापमान होता है। जो तापमान हम लोग मेजर करते हैं या ये नापते हैं कि आज 34 डिग्री सेंटीग्रेड आज का तापमान है आज दिन का, तो ये वाकई वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायु में जो मौजूद तापमान है और ठंडक है यानी शीतलता, इसके मात्रा को ही तापमान कहा जाता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। इसके अलावा जो हमारे विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं उनका तापमान अधिक होता है अपेक्षाकृत ध्रुवों के। तो मौसम और स्थान के कारण भी तापमान में बदलाव होता है। आपतन या सूर्यातप क्या है? तो आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है तापमान को प्रभावित करने वाला। दोस्तों आतपन जो है ये तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसको पृथ्वी रोक लेती है वो आतपन कहलाती है। आतपन यानी सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घट जाता है। यही कारण है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तो नहीं लेकिन ध्रुव क्षेत्रों में ठंड ज्यादा पड़ती है क्योंकि वहां पर तापमान बहुत कम होता है।
ध्रुव पर बर्फ क्यों होती है? तो यहाँ पर जो सूर्य की ऊष्मा है बहुत कम मात्रा में पहुँच पाती है। पृथ्वी का तापमान यदि अधिक बढ़ जाएगा तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ पे कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है। जिस समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, रात के समय यह ऊष्मा मुक्त होने लगती है। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो आपने अनुभव किया होगा कि सामान्य रूप से हमारे गांव का तापमान कम होता है, खुला खुला होता है, जबकि शहरों का तापमान अधिक होता है। तापमान को मापने की इकाई क्या है? तो जो तापमान को मापने की मानक इकाई होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है दोस्तों। ऐसे फ़ारेनहाइट और केल्विन भी तापमान मापने के मापक हैं। सेल्सियस जो पैमाना है उसका आविष्कार सेंडर्स सेल्सियस ने किया था, एंडर्स सेल्सियस। और सेल्सियस पैमाने पर जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो सेल्सियस एक मानक पैमाना होता है। अब आइए देखते हैं दूसरा, वायुदाब। वायुदाब दोस्तों, आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। जो वायु है ये हमारे शरीर पर बल लगाती है, लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं होता है। हमें इसका अनुभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर उसके विपरीत बल लगाता है, तो इसलिए हमें उस वायुदाब का अनुभव नहीं होता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो वायुदाब कहलाता है। वायुदाब है वो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर यह दबाव तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तापमान द्वारा प्रभावित होता है। किसी भी स्थान का कभी कभी क्षैतिज जो वायुदाब का वितरण होता है वहां के वायु के तापमान पर निर्भर होता है। अधिक तापमान जहां पर होता है वहां वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे यहां पर दाब निम्न होता है और निम्न वायुदाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आप अनुमान लगाइए कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में वर्षा क्यों होती है? वहां पे गर्मी अधिक पड़ती है, यानी वायु का ताप अधिक होता है। वायु का ताप अधिक होने के कारण वो हवा जो ऊपर की ओर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा नीचे की ओर आती है, जिससे वर्षा की संभावना अधिक होती है। कम तापमान वाले क्षेत्र जहां होते हैं वहां की वायु ठंडी होती है और यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर या नीचे होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है और वायु सदैव उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर बहती है और इसे ही पवन कहते हैं। तो पवन क्या है? वायु जो है वो स्थिर होती है लेकिन पवन गतिशील होती है। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जो वायु का प्रवाह होता है उसे पवन कहते हैं। ये देखिए एक फैक्ट है दोस्तों, आपको जानना जरूरी है कि चांद पर वायु नहीं है। तो हमारे जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, यहाँ पर वायुदाब नहीं है, न तो वायुमंडल है, इसलिए वहाँ पर वायुदाब नहीं है। और अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं और यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को नहीं पहनेंगे तो अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा शरीर पर विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं और अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित भी हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं पवन के संबंध में। तो दोस्तों पवन जो है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर गति करती हैं, इसे ही पवन कहते हैं। तो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहा जाता है। और ये पवन जो होती है सड़क पे गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है और कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो इसमें महीन धूल और धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी जो होता है पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है और आपने भी ये अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। ये देखिए पवन का नाम कैसे निर्धारित किया जाता है। तो पवन जिस दिशा से आती है उसी दिशा के आधार पर उसका नाम निर्धारित किया जाता है। जैसे पश्चिम से जो पवन पूरब की ओर चलती है उसको पछुआ पवन कहते हैं और जो पूरब से
पूरब से पश्चिम की ओर कहते हैं वो पूर्वी पवन या पूरब से चलने वाली पवन है। तो दोस्तों पवन को मुख्य रूप से 3 भागों में या 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है अस्थाई पवन। अस्थाई पवन व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें अस्थाई पवन कहलाती हैं और ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें क्या होती हैं? तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदल देती हैं, जैसे कि भारत में जो मानसूनी पवन है ये मौसमी पवन का उदाहरण है। इसके अलावा स्थानीय पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष के कुछ दिन या किसी विशेष समय में चलती हैं। स्थानीय पवन के कुछ उदाहरण ये पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षाओं में मिलाने के लिए भी चिनूक, फान और इस तरह की लू, ऐसे हवाएं आपको मिलान करने के लिए भी दिया जाता है। तो ये स्थानीय पवन के उदाहरण हैं। उत्तरी भारत में मई जून के महीने में जो स्थानीय पवन चलती है उसका नाम लू है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप पवनों को समझ सकते हैं। ये देखिए 90 डिग्री उत्तरी यानी ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है हमारा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो हमारा है ये देखिए दोस्तों, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ध्रुव है वहाँ पे उच्च वायुदाब पाया जाता है। उच्च दाब यहाँ पर है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होते हैं ये हमारे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र जो होता है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है और ध्रुवों उच्च आप जानते हैं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर पवन चलती है। तो यहाँ से ध्रुवीय पवनें चलती हैं निम्न वायुदाब की ओर। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए अस्थाई पवनें, ये पछुआ पवन हैं, ये अस्थाई पवन होती हैं और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं यहाँ पर और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन हैं। तो आप इस ग्लोब के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि निम्न दाब उच्च दाब क्षेत्र ध्रुवों पे होता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है। अब चक्रवात के बारे में, तो चक्रवात दोस्तों प्राकृतिक आवेश या प्राकृतिक आपदा है और भारत में जो चक्रवात है यानी साइक्लोन है, इससे समुद्री तट पर रहने वाले कुछ लोग या समुद्री तटीय जो राज्य हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण चक्रवातों के चपेट में आते हैं और यहाँ पर काफ़ी जान माल की नुकसान होता है। तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है दोस्तों, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो चक्रवात से अधिक प्रभावित होता है, लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल चक्रवात से सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं। अब आइए देखते हैं आर्द्रता के संबंध में। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तब यह जलवाष्प बन जाता है। दोस्तों जलवाष्प वायुमंडल में बहुत बड़ी मात्रा जलवाष्प की पाई जाती है और जल है पृथ्वी पर, जल है जलाशय, झील, नदी, तालाब, पोखरों से ये वाष्पित होकर जलवाष्प बनता है और वायु में किसी भी समय जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसे आर्द्रता कहा जाता है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो दिन आर्द्र हो जाता है और जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार वायु और भी अधिक होने लगती है। आर्द्र दिन यानी इसे उमस वाला दिन भी कहा जाता है। तो आर्द्र दिनों में कपड़े सूखने की दर काफ़ी अधिक हो जाती है, कपड़े सूखने में बहुत समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और उस समय हम उलझन में और असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू होता है, ऊपर की तरफ जलवाष्प उठकर ठंडा होता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनने लगते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सकती हैं तब ये वर्षा यानी वर्षण के रूप में नीचे आने लगती हैं। चक्रवाती वर्षा देखिए, गर्म वायु ऊपर की ओर जा रही है और उसका स्थान घेरने के लिए ठंडी वायु आ रही है और ये वर्षा हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में आर्द्र वायु जो है ऊपर की ओर जा रही है यानी ऊपर जाकर ये संघनित होती है और वही वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वर्षा की बूंदों के रूप में गिरता है। आपने और भी महसूस किया होगा कि आकाश में उड़ते हुए जो जेट हवाई जहाज अपने पीछे एक सफ़ेद कलर का रास्ता बनाते हुए चलते हैं, उनके इंजनों से निकली जो नमी होती है वो संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने के कारण उस स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक के लिए जो जहाज के पथ के रूप में दिखाई देती है। जैसे वहाँ पर हवा की गति बहुत कम होती है, इसलिए जो इंजन से निकली हुई नमी है संघनित होकर एक सफ़ेद कलर के मार्ग के रूप में दिखाई देती है।
है। पृथ्वी पर जल के रूप में जो गिरने वाला वर्षा है ये वर्षण है, वर्षा कहलाता है। और ज़्यादातर भौम जल यानी पृथ्वी के अंदर का जल जो है वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, और जब पहाड़ी किनारों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा, इन सब के बारे में हम एक अलग अध्याय में पढ़ेंगे। दोस्तों, पौधों और जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही आवश्यक है। पौधों के लिए वर्षा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जीव जंतुओं के लिए नमी, और कुछ जीव जंतु और जो पौधे होते हैं वो केवल वर्षा पर निर्भर होते हैं, तो इसलिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है, जिससे जो हमारे जलस्तर होता है उसमें वृद्धि होती है। और यदि वर्षा कम होती है तो जल की कमी और सूखा जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ की समस्या आती है। और सूखे और बाढ़ दोनों की समस्या से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और पौधों का कम से कम कटाव किया जाना चाहिए, जिससे ये जो आपदाएं हैं हमारी अधिकतम वर्षा यानी बाढ़, अतिवृष्टि और अनावृष्टि यानी बाढ़ और सूखा दोनों की संभावनाओं को टालने के लिए वृक्षों का महत्व बहुत अधिक है। ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।